अवैस, आपको आवाज़ आ रही है मेरी, तो बताइएगा इस नीलामी के हवाले से कितना रेवेन्यू हासिल हुआ और इसकी वजह से रिस्पांस कैसा आया? जी, सीडीए के ज़ेर तमाम इस्लामाबाद में रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी जो है वो 3 दिन जारी रही और 3 दिन तक ये जो रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स थे, जिनमें स्कूल के प्लॉट भी थे, पेट्रोल पंप्स के थे, इकोनॉमी अपार्टमेंट्स थे, पार्क इनक्लेव के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, इसी तरह जो मस्जिद के प्लॉट भी थे, और कुल मिलाकर जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स थे उनके 58 प्लॉट्स की नीलामी इन 3 दिन हुई, जो कि 24, 25 और 26 जनवरी को जिनाह कन्वेंशन सेंटर में जारी रही। जो पहले दिन की ऑक्शन थी उसमें एक गैर मामूली जो है एक ऑक्शन हुई, जो कि इस्लामाबाद की सीडीए की ऑक्शन की तारीख का सबसे जो महंगा प्लॉट था ब्लू एरिया में, वो जो है वो फरोख्त हुआ, जिसकी मालियत जो है वो 8 अरब और 54 करोड़ रुपए बताई गई है। 8 अरब और 54 करोड़ रुपए की जायद की मालियत में ये महंगा प्लॉट क्यों था ये? जी, ब्लू एरिया चूंकि इस्लामाबाद का जो मेन कारोबारी मरकज है, तिजारती मरकज है, और यहाँ पर तमाम जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी कंपनीज उनके हेड ऑफिस मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो इस्लामाबाद के सबसे महंगे 3 प्लॉट्स आपको ब्लू एरिया में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लॉट्स था, इसका रकबा जो 12 कनाल है, और 12 कनाल का जो रकबा था ये 30,01,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड में फरोख्त हुआ, जिसकी कुल मिला के कीमत जो है वो 8 अरब और 54 करोड़ रुपए मिलती है। तो नीलामी के जो पहले रोज थे वो सीडीए ने 8 प्लॉट फरोख्त किए, जिसमें से 22 अरब और 11 करोड़ से ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो पहले रोज सीडीए ने हासिल किया। इसी तरह जो दूसरा रोज था उस दिन भी 5 प्लॉट फरोख्त हुए, और जिसका रेवेन्यू जो है दूसरे रोज का वो 5 अरब 9 करोड़ रुपए का सीडीए ने हासिल किया। इसी तरह से यहाँ पर जो सरमायाकार थे वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे थे। यहाँ पर अगर हम आम बंदों की बात करें, जहाँ जो ऑक्शन में जिनसे हमारी बात हुई, जो लोग आए हुए थे, कुछ ने तो इसे सराहा कि सीडीए बहुत बड़ा जो है रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि सीडीए एक ऑटोनमस बॉडी और ये अपना रेवेन्यू जो है वो खुद जनरेट करता है। तो लोगों का कुछ का तो सरमायाकारों को ये कहना था कि सीडीए की जानिब से अच्छा इकदाम है, लेकिन ज्यादातर का ये भी कहना था कि चूंकि इस्लामाबाद में अब जगह बहुत कम रह गई है, इसका जो एक मास्टर प्लान था शहर का वो ये था कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट और इसी तरह से जो सब्जा है उसे रहने दिया जिसे जाए, जिससे शहर की खूबसूरती है। तो अब वो वक्तन वक्तन जो है जिस तरह से प्लॉट्स फरोख्त हो रहे हैं, सीडीए जो है वो ऑक्शन कर रहा है, तो उससे इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है, इस्लामाबाद की जो मास्टर प्लान है वो इससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो लोगों ने आप ये कह रहे हैं कि अब जो पहले ग्रीन एरिया मुख्तस था अब उसको उन्होंने चेंज करके प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया और उसको सेल किया जा रहा है अभी इन ऑक्शंस के अंदर? जी बिल्कुल, ये जो आई सेक्टर्स हैं या फिर जो नया ब्लू एरिया, यहाँ पे एक तो पुराना ब्लू एरिया है, अब उसी ब्लू एरिया के साथ मुत्तसिल जो है जो है वो नया ब्लू एरिया जो है जहाँ पे ऑक्शन जारी है, प्लॉट सेल हो रहे हैं, वहाँ पर नए सिरे से जो है वो एक नया जिसे आप नाम दिया गया न्यू ब्लू एरिया जो है वो उसे बनाया जा रहा है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी जारी है, वहाँ पे इमारत बन रही है। तो वो जो एरिया था वो पहले जो है वो ग्रीन बेल्ट करार दिया जाता था, चूंकि इसके दोनों अतराफ पे जो मेन शाहराहें इस्लामाबाद की जो F11, F7 और जो F सीरीज जो सेक्टर्स हैं उनको मिलाती थी और उनकी मेन शाहराह थी, तो उसके दरमियान में ये नया जो ब्लू एरिया बनाया जा रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि अगर आए रोज सीडीए इस तरह ऑक्शन करती रहेगी इतने बड़े प्लॉट्स की, तो जो एक तो पार्किंग का भी इशू आएगा और दूसरा जो ग्रीन बेल्ट और सरसब्जा है जो कि मास्टर प्लान का हिस्सा है इस्लामाबाद सिटी का, तो उससे वो काफी हद तक जो है वो डिस्टर्ब होगा। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। और शहरियार, जैसे कि वो बता रहे थे कि इनका प्लॉट भी इसमें फरोख्त हुआ है, ओवरऑल जो सीडीए का मकसद था वो इसमें पूरा हो गया। हाँ, देखें, अगर तो सीडीए का मकसद से रेवेन्यू कमाना था तो वो तो उन्होंने ग्रीन एरिया को कन्वर्ट करके उसको उन्होंने कर लिया है। तो आई थिंक ऑटोनमस बॉडी है, उनको बाकी अपने सर्विसेज देने के लिए आवाम को जो है वो रेवेन्यू तो इकट्ठा करना होता है। अच्छा जनाब, दूसरी जो खबर है वो शहर कायद से है और वो ये है कि कराची में प्रॉपर्टी सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है, जिसकी हिदायत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से जारी हो चुकी हैं। और कराची से अरबाब अली चांडियों से हम तफसीलात जानेंगे इस सर्वे के हवाले से। अरबाब, क्या तफसीलात हैं, क्या मकासद हैं इस सर्वे के पीछे? जी, जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, इसमें प्रॉपर्टी सर्वे के हवाले से काफी अरसे से काम नहीं हो पा रहा था, बल्कि ये तय भी नहीं हो पा रहा था कि आखिर प्रॉपर्टी सर्वे करेगा कौन और ये प्रॉपर्टी सर्वे के जरिए जो आदाद और शुमार आएंगे उसके बाद इसका टैक्स कौन वसूल करेगा। बहरहाल अभी तक ये तनाज़ा बरकरार है। महकमा एक्साइज कहता है कि हमने ये टैक्स जो है वो दे दिया है डीएमसीज वगैरह को, और डीएमसीज कह रहे हैं कि अभी तक मुंतकली नहीं हुई। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि आया कराची में कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ पर है, कितनी है और किस मालियत की है और उससे कितना टैक्स लिया जा सकता है। इसके सर्वे के लिए वजीर आला सिंध सैयद
मुराद अली शाह ने हिदायत जारी कर दी है। अच्छा, अब मैं आपको गालिबन हम पहले भी अपने किसी शो में अरबाब इस बारे में जिक्र करते हैं, कराची में प्रॉपर्टी के सर्वे के हवाले से कोई प्रॉपर इदारा नहीं है। जी बिल्कुल, इस पे हम पहले बात कर रहे थे, और अभी भी मेरा ख्याल है कि जो हमने पहले बात की थी, बात वहीं पर है, उससे आगे बात बढ़ी नहीं है। क्योंकि दोनों तरफ से अभी यही मौक़िफ़ है कि जी हम नहीं ले रहे और हमने फलां को दे दिया है। मतलब ये कि आप दोनों एंकर हैं, मैं एक एंकर को ये कहूँ कि आप भी गलत नहीं है, लेकिन झूठ आप वो भी नहीं बोल रहा। तो ये वाला मामला है। तो यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी वो आखिर कराची में ये प्रॉपर्टी टैक्स कौन वसूल करेगा। लेकिन ये अब दूसरा मरहला है। पहला मरहला ये है कि बिलाखिर कराची में सर्वे का मामला शुरू हो चुका है। चांडिया साहब ये बताएं कि ये अभी सर्वे मुराद अली शाह साहब ने किसकी जिम्मेदारी लगाई है? अब ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने सर्वे करना है, कितने टाइम में करना है? जी ये सारी सर्वे जो है अब इस वक्त 3-4 डिपार्टमेंट मिलकर कर रहे हैं। महकमा रेवेन्यू, महकमा एक्साइज और महकमा बल्दियात, ये तीनों जो है मिलकर कर रहे हैं। और इसके 1 महीने का वक्त दिया गया है वज़ीर आला की जानिब से कि आप 1 महीने के वक्त में ये पूरा सर्वे मुकम्मल करके दें। क्योंकि यहाँ पर एक निज़ाम बना हुआ है, पटवारी से लेकर मुख्तियारकार और मुख्तियारकार से लेकर डीएमसी के पूरा निज़ाम है, महकमा एक्साइज का निज़ाम है, और ये तकरीबन 1 माह में बन जाए। मगर अगर ये 1 माह में ना भी हुआ तो इसका वक्त बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए, उसके बाद फिर ये बल्दियाती जोड़ तोड़ शुरू हुई है। तो कुछ अफसरान कुछ चीज़ें लादी बल्दियाती नताइज और उसके तश्कील के लिए मसरूफ होंगे, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन मेरे ख्याल में 2 माह के अंदर ये सारा प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद बड़ी अच्छी खबरें आएंगी कराची के बारे में। लेकिन एक सवाल ये अभी भी रहता है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसको कौन वसूल करेगा? अगर करेगा भी क्या उसे ईमानदारी से करेगा? क्योंकि मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन माजी में ऐसा हुआ है कि जो केएमसी है वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो वसूल करने में नाकाम रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया चांडिया साहब। ये देखिए ना, हम ये पहले भी हम बात कर रहे थे, अभी वही टैक्साइज एक्साइज और ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बल्दियात वो सारे मिलके करें। लेकिन शहरियार फिर वही बात, अरबाब चांडिया साहब की बात भी ठीक थी कि मतलब अगर तो जो अफसरान हैं वो प्रॉपर्टी की कीमत कम शो करेंगे, लेकिन वो पूरा टैक्स लेंगे, कुछ अपनी जेब में डालेंगे, कुछ देंगे, तो फिर फायदा तो फिर भी नहीं होगा। देखेंगे, अब ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो ये अब लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस कराची से ज्यादा होती है ना, कि कराची ज्यादा रेवेन्यू देता है। कराची रेवेन्यू देता है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी ज़्यादा है, वहाँ पे लोग भी ज़्यादा हैं। लेकिन निज़ाम तो सब ऐसा ही है, निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है, अल्लाह करे हमारे मुल्क के निज़ाम में बेहतरी आए। अच्छा, पिछले एक प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था इस हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट ने मास्टर प्लान 2050 के हवाले से जो उसको अभी रोक दिया था। अच्छा, अब इसके हवाले से एक खबर ये आई है कि इस प्लान को रोक तो दिया गया था क्योंकि प्लान में ग्रीन एरिया ना होने के बराबर था। अब मंसूबे में 33,000 एकड़ एरिया ग्रीन मुख्तस कर दिया गया है। ये नई खबर सामने आई है इसी प्लान के हवाले से। ये वही एरिया है जो पहले ब्राउन एरिया डिक्लेयर हुआ था। और अली शहराज से हम जानेंगे कि अब इस तब्दीली की वजह क्या है। अली, देर आए दुरुस्त आए, अब जो प्लान में तब्दीली की गई है इसकी वजह क्या बताई गई है? जी बिल्कुल, प्लान के अंदर जो तब्दीली है, मास्टर प्लान 2050 के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली आ नहीं सकती, क्योंकि ये प्लान जो है सरकारी नोटिफाई हो चुका है। इसके अंदर तब्दीली के जो इम्कानात हैं वो नहीं हो सकते। लाहौर हाई कोर्ट को भी जो तफसील बताई गई है DGLDA की जानिब से, वो ये बताई गई है कि हम जितना ग्रीन एरिया लाहौर का डिक्लेयर किया गया है उसके अंदर अगर आबादी वहाँ पे शो करते हैं तो उसमें हमने 2030 तक तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ जो नई बनने वाली हाउसिंग सोसाइटी हैं उन पर पाबंदी आयद की हुई है। मास्टर प्लान 2050 के अंदर 2030 तक कोई भी नई हाउसिंग सोसाइटी जो है वो लाहौर शहर में नहीं बनेगी। अच्छा। जिसकी वजह से ये जो जितना भी एरिया डिफाइन किया जा रहा है, जो भी बातें बाहर आ रही हैं, इसके अंदर ग्रीन एरिया इस तरह से रिकवर नहीं किया गया कि वहां पे एग्रीकल्चर लैंड छोड़ दी है। उसके अंदर उन्होंने डिफाइन ये किया है कि कहीं पे भी कोई अगर रिहायशी घर भी बनेगा या सोसाइटी जो इस टाइम ऑन ग्राउंड हैं
जिनको वो लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस मास्टर प्लान के मुताबिक कि वो जो सोसाइटियां बन चुकी हैं उनको हम लीगलाइज कर दें और नई सोसाइटियों को 2030 तक बाउंड कर दें कि कोई नई सोसाइटी नहीं बनेगी। अब जब सोसाइटियां बनेंगी उसके अंदर जो दरख्त लगाए जाएंगे, जो पार्क छोड़े जाएंगे, जो ऐसी ग्रीन साइट्स छोड़ी जाएंगी, ग्रीन बेल्ट्स छोड़ी जाएंगी, उसकी कैलकुलेशन निकाली गई है। क्योंकि लाहौर की जो इस टाइम पर आबादी है वो तकरीबन 12.5 मिलियन से भी जायद है और अगर 2050 में आप जाते हैं तो जो इस टाइम पे मास्टर प्लान के अंदर जो सर्वे किया गया है ये 25 मिलियन तक जा पहुंचेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नई सोसाइटियां हैं, नई सड़कें हैं, उनको बनाना जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन उसके अंदर जो ग्रीन एरिया है उसको जो डेवलप किया गया है वो घरों के बाहर दरख्त लगाना और जो कमर्शियल इमारतें हैं उसके जो रूफ टॉप है उसके ऊपर ग्रीन एरिया को छोड़ेंगे, जिसकी वजह से जो माहौलियाती आलूदगी है उसके ऊपर काबू पाया जा सकेगा। क्योंकि महकमा माहौलियात ने इस 2050 का जो मास्टर प्लान है इसका एनओसी जारी कर दिया हुआ है और वो इसी शर्त पे किया गया है कि जब ये सोसाइटियां बनेंगी या जब ये कमर्शियल हब बनेंगे इसके ऊपर जो ग्रीन सेक्टर होगा, ग्रीन एरिया होगा, उसकी कितनी कितनी जगह छोड़ी जाएंगी, जितनी बुलंद इमारतें होंगी उनके रूफ टॉप के ऊपर भी ग्रीन एरिया होगा। तो उनके जितने रोड्स होंगे। अली सिराज, अभी एक ये चीज़ बताएं कि जो अभी उस ग्रीन के अंदर जो अब ब्राउन हो चुका है नए प्लान के मुताबिक, उसमें जो पहले से सोसाइटीज़ कोई बनी हुई थी अगर वो इलीगल थी, क्या उनका अब स्टेटस क्या होगा इसके बाद? ये मास्टर प्लान के अंदर जो पुरानी बनी हुई सोसाइटियां हैं, जिस तरह आप अगर फिरोजपुर रोड की बात करते हैं, मुल्तान रोड की बात करते हैं, तो ये तमाम एरिया क्योंकि पहले ग्रीन एरिया डिक्लेयर था, यहाँ पर बहुत सारी सोसाइटियां गैर कानूनी तौर पर बन चुकी थी जिसके अंदर लोग अब रिहाइश पजीर भी हैं। इस मास्टर प्लान के अंदर उन्हीं सोसाइटियों को अपग्रेड करके उसके अंदर जो एसओपीज जो माहौलियाती माहौल को बेहतर करने के लिए जो एसओपीज हैं कि कितना एरिया उन्होंने ग्रीन छोड़ना है, कितना एरिया उन्होंने ग्राउंड के लिए छोड़ना है, ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ना है, उस पॉलिसी के मुताबिक इन तमाम सोसाइटियों को जो है वो लीगलाइज करवाया जाएगा। क्योंकि ये सोसाइटियां बन चुकी हैं। अब जो नई सोसाइटी अगर किसी ने आबादी के अंदर बनानी है तो उसके लिए जो है वो 2030 तक के लिए पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि पहले इन सोसाइटियों को जो है एडजस्ट कर लें, उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस हद तक जो है वो जा रहा है। क्योंकि अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो ये 400 अबव हो जाता है। क्योंकि मास्टर प्लान के जो मास्टर प्लान का सबसे बड़ा जो इस टाइम सब्जेक्ट है वो माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करना है। इसी बिना के ऊपर ये सोसाइटियों को होल्ड किया गया और जो बनी हुई सोसाइटियां हैं उसके अंदर ग्रीन एरिया को डिफाइन किया गया है कि आपने इतनी जगह जो है वो लाजमी ग्रीन एरिया के लिए छोड़नी है, जिसमें ग्राउंड भी हो सकती है, ग्रीन बेल्ट भी हो सकती है, उसके सर्विस रोड के ऊपर दरख्त भी हो सकते हैं, उसके रूफ टॉप के ऊपर ग्रीन एरिया भी हो सकता है। तो अभी हमारा 400 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, अभी अगर नई सोसाइटीज आप नहीं बनाते तो ये तो इधर तक ही रहेगा ना। इससे कम होने के लिए क्या इसके मास्टर प्लान के अंदर उन्होंने कोई ऐसे स्पेशल फीचर्स डाले हैं कि हम अभी 400 से कम करने की कोशिश करें? अच्छा, इसमें ना 2-3 चीजें बहुत अहम है। पहली चीज तो ये है कि क्योंकि गुलबर्ग का एक बहुत बड़ा हब है जिसको इन्होंने कमर्शियल कर दिया है, इसी तरह आपका जो सीबीडी बन रहा है मंसूबा वो भी हाई राइज बिल्डिंग का है, उसकी वजह से आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा ऊपर भी जा सकता था। लेकिन क्योंकि इस मास्टर प्लान के अंदर, क्योंकि रूडा के अंदर भी उन्होंने ग्रीन एरिया के लिए दरख्तों के लिए जगह और पार्क खासतौर पे, क्योंकि लाहौर के अंदर पहले बहुत सारे पार्क होते थे जो अब कंक्रीट बन चुके हैं, उन दरख्तों को, जो उन पार्कों को और उन जो ग्रीन एरियाज हैं उन सबको जो है महफूज करने के लिए बाकायदा तौर पर एसओपीज बना लिए गए हैं जो कि मास्टर प्लान के अंदर शामिल किए हैं। लेकिन क्योंकि ये मास्टर प्लान अभी तक इतना डिस्कस लोगों में हुआ नहीं, जिसकी वजह से उसकी अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंच सकी, तमाम हाउसिंग सोसाइटियों को 200 के करीब हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं एलडीए की जानिब से कि आप बाकायदा तौर पर यहाँ पर जितना भी आपका ग्रीन एरिया है आपके लेआउट प्लान के अंदर उसको डिफाइन करें। डिफाइन करने के बाद आप अपना एलडीए में उसको लेके आइए ताकि उसको वेट करके उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है मास्टर प्लान 2050 के मुताबिक उसको डिफाइन करेंगे, देन जाके ये जो सोसाइटीज हैं इनकी अप्रूवल्स होंगी। अब इसी तरह अगर मेन रोड्स की अगर आप बात करते हैं तो जिस तरह आप माल रोड को देखते हैं, माल रोड के ऊपर अगर आप चलते हैं तो वहां पे आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड पे घने दरख्त मिलते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन काफी कंट्रोल हो जाता है। ये बहुत सारे लाहौर के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स हर जगह का अलग अलग डिफाइन होता है,
मतलब अगर शिमला पहाड़ी की बात करें वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ और होगा, माल रोड की बात करें तो वहां पे कुछ और होगा, सही है। इसी तरह सुंदर स्टेट की बात करें वहां पे क्वालिटी इंडेक्स कुछ और होगा। इसी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मद्देनजर रखते हुए बाकायदा तौर पर जहां पे इसका इंडेक्स ऊपर जाता है उन एरियाज के अंदर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और जो पार्क्स हैं उनकी जगह डिफाइन की जा रही है, ताकि 2050 तक तमाम जितना भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हो वो तकरीबन 100-120 तक जो है वो फॉल करे, इससे ऊपर ना जाए।